वेलकम टू फैसिनेटिंग फिजिक्स फ्रॉम टुडे। देखिए, आज से हमारा पहला लेक्चर शुरू हो रहा है। ये मेनली है +2 स्टूडेंट्स के लिए, जो +2 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे वो ICSE बोर्ड के हों, चाहे वो झारखंड बोर्ड या उड़ीसा बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का हो स्टूडेंट, वो इसे देख सकता है। देखिए, आपके सिलेबस में सबसे पहले तो कितने 3 यूनिट्स हैं, और इनमें सबसे पहले यूनिट में आपका आ रहा है, पहला चैप्टर है यूनिट और डायमेंशन का। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ज़रूर उड़ीसा बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, आप अपने मदर टंग में ही अपनी फिज़िक्स की पढ़ाई की होगी। लेकिन अब 12th में आप इंग्लिश को एंटर कर रहे हैं, तो अब इंग्लिश में सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो इसलिए आप जब भी पढ़िए, एक एक लाइन को ध्यान दीजिए कि एक एक सेंटेंस में क्या लिखा है, वो सेंटेंस क्या कह रहा है। क्योंकि जब आप एक्वेंटेड हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे उन वर्ड्स से, जो वर्ड आपको नहीं पता है, जो कि आप बेग, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, बेग आप पढ़े होंगे, बेग, यहाँ पे वेलोसिटी का यूज होने लगेगा। उसके बाद वस्तुत्व, मास मतलब क्या होता है वस्तुत्व, टाइम मतलब क्या होता है, टाइम तो आपको पता है कि हाँ, समय को बोला जाता है। लेकिन इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अब इंग्लिश में पढ़नी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़, फिज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए तो मतलब हम लोगों ने इसका नाम दिया है फैसिनेटिंग फिज़िक्स। यहाँ पे हम लोग बोर नहीं होंगे। फिज़िक्स, जब भी हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इससे इंटरेस्टिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। और रियल में भी ये है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि शुरू में ही आते हैं और बस क्या करते हैं, मतलब उन्हें समझते नहीं हैं। देखिए, फ़िज़िक्स जब भी पढ़िए तो थोड़ा सा सोचिए, मतलब पढ़ते साथ साथ इमेजिन करते रहिए। अगर यहाँ पे लिखा है कि एक बच्चा चल रहा है, तो इमेजिन करिए कि हाँ, सचमुच बच्चा चल रहा है। इस तरीके से अगर फिज़िक्स को पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो हम बता देते हैं कि फ़िज़िक्स, देखिए, साइंस है क्या, ठीक है। और देखिए, स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना, जो भी नेचुरल फेनोमेना इस वर्ल्ड में, वर्ल्ड मतलब जगत में, इस जगत में जो भी फेनोमेना घटित हो रहा है, हैपन हो रहा है, वो सारी फेनोमेना को स्टडी करने का नाम ही साइंस है। साइंस और कुछ भी नहीं है। जैसे हो गया आपका, साइंस में बहुत सारे आ गए, केमिस्ट्री आ गया, फिज़िक्स आ गया, एस्ट्रोफिज़िक्स आ गया। एस्ट्रोफिज़िक्स मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, एक चाँद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, तो हमें लगता है कि सूरज कितने डिस्टेंस में है, मतलब ये भी एक फेनोमेना है। अरे, सूरज तो घूम रहा है, अरे सूरज तो मोशन कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो फेनोमेना तो हो रहा है। फेनोमेना मतलब होता है प्रोसेस, एक प्रोसेस में वो घटित हो रहा है। वो तो घूम तो रहा है, लेकिन हमें फील आया कि नहीं, वो शायद घूम रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ से वहाँ हम लोग कैसे जाएं, वो किस तरीके से मोशन में है, ये हम लोग जानने का, ये क्या आया हमारे अंदर, एक चेष्टा, एक जागृत हुआ, एक उत्साह आया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कैसे जाएंगे, एरोप्लेन निकालें। तो ये जो फेनोमेना देख के हमारे अंदर क्या आती है, एक स्टडी करने की, अध्ययन करने की एक इच्छा प्रकट होती है। तो हम लोग फिर उससे पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे लॉ जो कि हम लोग देते हैं। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग देखें कि पानी, एक गिलास वाटर लिए और उसमें क्या कर दिए, कुछ नमक डाल दिए तो देखे कि कुछ टाइम बाद वो नमक पूरा घुल गया, अब दिख ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया, सोल्यूबल, मतलब घुलने वाला मटेरियल है। जो नमक है वो क्या होता है, घुल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कौन सोल्यूबल है, कौन सोल्यूबल नहीं है, कौन पानी में नहीं घुलता, इस सारों को क्या कर दिए, अलग अलग से डिवाइड कर दिए। इसी तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, बहुत सारे एसिड हैं जो कि हम लोग देखते हैं क्या होता है, Na++Cl-, जब हम लोग सोडियम को क्लोरीन के साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, नमक बन जाता है। तो इसी तरीके से फेनोमेना घटित हो रहा है। अब देखिए फिजिक्स के बारे में, हम लोग मेनली फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ना ही हमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ना ही अदर टॉपिक के बारे में। देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। फिजिक्स जो है वो क्या है, ब्रांच है, किसका ब्रांच, नेचुरल साइंस का। देखिए नेचुरल फेनोमेना के बारे में तो पढ़ना ही है फिजिक्स में। फिजिक्स इज ए ब्रांच मतलब एक ब्रांच है, शाखा है, किसका शाखा है, नेचुरल साइंस का शाखा है। व्हिच डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड, जो कि डील करता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ, एंड डिफरेंट फेनोमेना एसोसिएटेड विथ दिस फिजिकल वर्ल्ड। टू एक्सप्रेस दिस फिजिकल फेनोमेना ए थ्योरी इज नीडेड। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस फेनोमेना। अब देखिए हम समझाते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स डील्स विथ नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल साइंस मतलब नेचुरल साइंस, नेचुरली जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में स्टडी करने को ही फिजिक्स कहा जाता है। वर्ल्ड में बहुत सारे फेनोमेना हैं जो कि घटित हो रहे हैं, लेकिन उनमें से फिजिकल फेनोमेना मतलब होता है, फिजिकल मतलब होता है जो हम लोग आँखों से देख रहे हैं, जो हम लोग हाथों से स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। जैसे एक पौधा बड़ा होता जा रहा है, वो भी एक फिजिकल फेनोमेना में आ गया। अब देखिए एक आप जैसे एक आइस है, आइस को हम लोग क्या कर दिए, हीट कर दिए तो वो क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आइस से जो वाटर में आ गया, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल फेनोमेना जो कि हम लोग आँखों से देख रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं। तो ये सारे फिजिकल फेनोमेना वही फेनोमेना है जो कि हाथ से देखा जा सके, जो कि हाथ से किया जा सके, आँखों से देखा जा सके। इन टाइप के फेनोमेना को फिजिकल फेनोमेना कहते हैं। और इन्हीं फिजिकल फेनोमेना के बारे में जो स्टडी किया जाता है वो है फिजिक्स। ओके, टू एक्सप्रेस दिस फेनोमेना ए थ्योरी इज नीडेड। अच्छा बताइए, अब फेनोमेना तो घटित होता ही चला जा रहा है, रोज़ रात होता है, फिर उसके बाद दिन आ जाता है, उसके बाद रात होता है, पौधे बड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा शरीर भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसकी भी वृद्धि होती चली जा रही है। तो इसी तरीके से अब बताइए, इन फेनोमेना को स्टडी करना है तभी तो फिजिक्स आया। अब इनको करने की जो इच्छा आई, इसके लिए और एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट हुआ। अब उन्होंने कुछ लिखा, कुछ नामकरण किया, तो वो क्या हो गया, थ्योरी में कन्वर्ट हो गया। वो उन्होंने एक साइंटिस्ट आए, एक थ्योरी देते चले गए, और उन थ्योरी को पढ़ते हुए साइंस आगे बढ़ता चला गया, और ये सारी थ्योरी फिजिक्स को एक्सप्लेन करते गए। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में फिजिक्स समझ में आ गया। अब फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हर एक चीज़ फिजिकल से रिलेटेड रहेगा, इतने ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि अब देखिए लेंथ, मास, वॉल्यूम, ये तीनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, अब जो चीज़ हम लोग आँखों से देख रहे हैं, हाथों से मेजर कर रहे हैं जिन क्वांटिटी को, वो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल हम पहले ही बता चुके हैं, फिजिकल मतलब है कि आँखों से देख रहे हैं कि हाँ ये फिजिकल मतलब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, मेजर किए कि ये इतने लेंथ का है, एक स्केल रख दिए सामने, वो स्केल का हम लोग लेंथ मेजर किए।
तो वो क्या दिया हम लोगों को, लेंथ दिया। तो ये क्वांटिटी दिया, वो क्वांटिटी का नाम दिया लेंथ दिया। तो वो क्वांटिटी किस तरीके का क्वांटिटी है भाई, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने मेजर किया तभी तो वो क्वांटिटी पाए हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद आप लोगों ने मास उसका मेजर किया कि कितना मास है इसका, मतलब कितना वस्तुत्व है। तो इसी तरीके से ये क्वांटिटी भी तो हम लोगों ने हाथ से ही मेजर किया, बिना हाथ लगाए तो होगा नहीं, बिना देखे तो होगा नहीं। तो इसी तरीके से आँख देखे हाथों से किए हुए सारे क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है, इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी है। अब आ गया फिजिकल क्वांटिटी हो गया लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। अब आ गया डेराइवेबल क्वांटिटी। अब डेराइवेबल क्वांटिटी कहाँ से आया, फिजिकल क्वांटिटी से आया। डेराइवेबल क्वांटिटी मतलब डेराइव होके अगर कोई चीज़ से आया है तो उसको डेराइवेबल क्वांटिटी का, कहाँ से डेराइव होके आया है, फिजिकल क्वांटिटी से। कैसे आया देखिए, यहाँ पे हम एक स्क्वायर लिए हैं, इस स्क्वायर का जो साइड है वो मान लीजिए ए है, ओके। इस स्क्वायर का जो साइड है मान लीजिए ए है, ओके। अब इसका जो एरिया होता है हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर। मैथमेटिशियन जो हैं उन्होंने दे दिया कि हाँ ए स्क्वायर से एक स्क्वायर का एरिया निकलता है, ठीक है। ए का जब हम लोगों ने स्क्वायर किया, ए कैसे आएगा, जब हम लोग इसका लेंथ मेजर कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या दे देगा, इसका जो साइड का लेंथ है, इसका जो लंबाई है वो दे देगा। और जब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों को वो क्या दे देगा, एरिया दे देगा। तो अब बताइए एरिया का लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। अब जो यहाँ पे एरिया आया ये क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया, ओके। मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है। तो अब बताइए एक ये मीटर यूनिट है, मीटर स्क्वायर भी यूनिट है। अब हम लोग एक मीटर यूनिट ले लिए, एक मीटर स्क्वायर यूनिट ले लिए। तो इसी तरीके से तो डेराइवेबल क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हम लोग मतलब काउंट भी नहीं कर सकते कि इतने डेराइवेबल क्वांटिटी हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका वॉल्यूम निकाले रेडियस को यूज करके, ठीक है। इसी तरीके से डेंसिटी निकाले, मास को डिवाइड कर दिए वॉल्यूम के साथ। इसी तरीके से बहुत सारे क्वांटिटी जो कि डेराइव करके आ गए। कहाँ से डेराइव करके आए, लेंथ को यूज करके, मास को यूज करके, टाइम को यूज करके बहुत सारे क्वांटिटी आते चले गए। तो अब इन सब का जो यूनिट है ये क्या होगा, इन्हीं से आएगा। मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, इसका मीटर है तो इसका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। डेराइवेबल क्वांटिटी कहाँ से आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी से आ रहा है। जिस तरीके से हो गया एरिया कहाँ से आया, लेंथ से आया। जिस तरीके से हो गया आपका इसका जो वॉल्यूम है वो भी एक डेराइवेबल क्वांटिटी है। अब हम लोगों को क्वांटिटी के बारे में एक आइडिया आ गया। अब हम लोग जानेंगे, अब बताइए क्वांटिटी तो आ गया, लेकिन अब क्वांटिटी को मेजर भी तो करना चाहिए। क्वांटिटी को मेजर तो हम लोग कर लिए कि हाँ ये इसको हम लोग मेजर किए, इसका लेंथ मेजर किए, वो आ गया ए मान लो है 5। ए मान लो कितना है, ए मान लो है 5। अब बताइए 5 कुछ हम लोग लिखेंगे ना, इसका यूनिट समझ में आ रहा है आपको। जैसे यहाँ पर मीटर साइंटिस्ट लोगों ने किया कि मीटर है लेंथ का यूनिट, तो इसी तरीके से अब यूनिट में हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर तो किए और उसके बाद हम लोग एक क्वांटिटी पा गए जो कि 5 क्वांटिटी पा गए। अब इस क्वांटिटी को किसके द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे, मेजर करने के लिए एक आया, इसके बाद आ गया एम, मीटर लिखा गया। अब ये हो गया इसका यूनिट, एम इज यूनिट ऑफ लेंथ। इसी तरीके से इनिशियली मतलब शुरुआत में 3 क्वांटिटी आए, एक आया लेंथ, एक आया मास और एक आया टाइम। ये 3 क्वांटिटी के यूनिट्स आ गए। लेंथ का यूनिट आ गया मास, लेंथ का यूनिट आ गया मीटर, मास का यूनिट आ गया केजी, टाइम का यूनिट आ गया सेकेंड। तो इसी तरीके इनके यूनिट्स आ गए। लेकिन प्रॉब्लम अब और भी है, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सॉल्यूशन भी है प्रॉब्लम का। अब देखिए यूनिट आ गया, यूनिट भी 2 प्रकार के हैं। एक है आपका यूनिट, कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, ओके। एक है CGS यूनिट, 3 प्रकार के हैं यूनिट। एक है CGS यूनिट, दूसरा है FPS यूनिट,
तीसरा है MKS यूनिट। ठीक है, अब CGS यूनिट मतलब एक CGS यूनिट, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, अब इसका जो लेंथ है वो क्या है, A है। ओके, अब हम लोग इस A मान लो 5 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको CGS यूनिट में लेंगे तो ये क्या होगा, 5 मीटर होगा। किसके अनुसार, CGS के अनुसार। और FPS के अनुसार क्या होता है, 5 फुट होगा। ओके, MKS के अनुसार A = 5 मीटर होगा। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। ओके, इसके अनुसार सेंटीमीटर लिया गया लेंथ का यूनिट। इसके अनुसार FPS यूनिट के अनुसार लेंथ का जो यूनिट है फुट लिया गया, 5 फुट। और MKS के अनुसार लेंथ का जो यूनिट है वो क्या लिया गया, मीटर लिया गया। सेंटीमीटर, फुट, मीटर, इस तरीके से आ गया यूनिट। अब यूनिट के कितने सिस्टम हो गए, CGS यूनिट हो गया, FPS यूनिट हो गया, MKS यूनिट हो गया। 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ओके, देखिए सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटरीनेस होता है, एक रैंडम चॉइस होता है टू चूज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं जिसे चूज करना कठिन है। खाली लेंथ, मास, वॉल्यूम से काम नहीं चल सकता। ये साइंटिस्ट लोगों ने अनुभव किया धीरे धीरे कि उसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि और बहुत सारे ऐसे चीज़ आ रहे हैं जिन्हें कि मेज़र करना ज़रूरी है। अब बताइए, एक हम लोग आग जला के पानी को गर्म कर दिए तो उसका क्या हो गया, एक कितना हीट हम लोग दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, उसमें सूरज से जो लाइट आ रहा है उसका इंटेंसिटी मतलब जो होता है, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा रोशनी रहता है, कभी जब बादल आ जाता है तो कम रोशनी होता है। इसी तरीके से जो उसका लुमिनोसिटी है वो बढ़ता घटता रहा। तो इसी तरीके से उसको मेजर करने के लिए, वो भी एक क्वांटिटी है भाई, लुमिनोसिटी भी, टेम्परेचर भी एक क्वांटिटी है, हीट भी एक क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से फिर धीरे धीरे 3 से क्या हो गया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले 3 फंडामेंटल था, उसके बाद फिर आ गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया। और वो 7 क्या हो गए, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनोसिटी, टेम्परेचर। अब ये सब उनके यूनिट्स हैं। अब आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। ओके, ठीक है। अब देखिए, प्रीफिक्सेस फॉर मल्टीपल यूनिट्स इन पावर्स ऑफ 10। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ के अगर कुछ आगे लगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एक यूनिट है मीटर के आगे अगर डेसी लगा तो क्या हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। अगर सेंटी लगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मिली लगा तो मिलीमीटर। इस तरीके से आगे लगेगा तो इस तरीके से होगा। लेकिन डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। इस तरीके से जब डेसी सेंटी लगा देंगे तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं 1 मीटर, लेकिन जब हम लोग लिखें 1 मीटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 1 मीटर ऐसे मीटर को ना लिख के ऐसे हम लोग स्मॉल m लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मीटर ना रह के एक प्रीफिक्स लग गया डेसीमीटर आ गया, क्या आ गया, मीटर के बजाय डेसीमीटर आ गया, तो 1 मीटर से काम नहीं चलेगा। डेसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर ना होके 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मिली लग जाता है तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो ये पावर जो हैं आ रहे हैं किसके लिए, उनके लिए नेगेटिव पावर आ रहे थे, अब इनके लिए पॉजिटिव पावर आ रहे हैं। पॉजिटिव मतलब डेका अगर लगा तो डेका के लिए आ गया 10⁻1, हेक्टा लगा तो हेक्टा के लिए आ गया 10⁻2। इस तरीके से आता गया। अब देखिए, ये बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन। इसका है, इसका जो ये सारे यूनिट्स हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं ना यूनिट्स। ये क्या हैं, यूनिट्स हैं। किसके यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं।
और इनके सिंबल, ये यूनिट के सिंबल हैं। मीटर के बजाय एम लिखा जाता है, किलोग्राम के बजाय केजी लिखा जाता है, सेकंड के बजाय एस लिखा जाता है, एम्पेयर के बजाय ए लिखा जाता है, केल्विन के बजाय के लिखा जाता है। अब देखिए, एक हम रिलेशन निकाल रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन मिलीग्राम एंड नैनोग्राम। अब ग्राम तो पता ही है आपको, ग्राम नहीं पता है? किसका यूनिट है ग्राम? ग्राम है मास का यूनिट। मास को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? ग्राम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मास को मेजर करने के लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकालेंगे किसके किसके बीच में? मिलीग्राम और नैनोग्राम के बीच में। पीछे यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं, मिलीग्राम का क्या होता है? 10⁻³ ग्राम। नैनोग्राम का होता है 10⁻⁹ ग्राम। 1 ग्राम इक्वल्स हो जाएगा 10⁻³ मिलीग्राम। अगर हम लोग यहाँ से 1 ग्राम निकालते हैं तो 10⁻³ इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻³ मिलीग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 1 नैनोग्राम बराबर कितना होता है? नैनो मतलब 10⁹ ग्राम होगा। अब यहाँ से अगर 1 ग्राम निकालेंगे तो ये 10⁻⁹ इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया और ऊपर चला गया तो क्या हो गया? 1 ग्राम बराबर 10⁻⁹ डिवाइड होकर ऊपर गया तो 10⁹ ग्राम हुआ। इस तरीके से हम लोग 1 ग्राम का वैल्यू यहाँ पे इतना पा गए, 1 ग्राम का वैल्यू यहाँ पर इतना मिल गया। अब इक्वेशन 1 डाले, इसको डाले 2। अब इधर लेफ्ट साइड क्या है? 1 ग्राम है, तो हम लोग इसका राइट साइड इक्वल कर सकते हैं। तो इधर राइट साइड हम लोग इक्वल कर दिए। अब राइट साइड इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को रिलेशन किसके बीच में निकालना है? रिलेशन निकालना है मिलीग्राम और नैनोग्राम के बीच में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मिलीग्राम रखें, मिलीग्राम को इस साइड रखें और जो 10⁻³ है इसको इधर डिवाइड कर दिए। अगर हम लोग 10⁻³ को डिवाइड कर 10⁻⁹ है, इधर डिवाइड हो गया 10⁻³ और नैनोग्राम रहा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो कट के कितना हो गया? 10⁻6 बचा और नैनोग्राम रहा। तो इसी तरीके से क्या आ गया? 10⁻6 नैनोग्राम आ गया। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम आ गया। ओके, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि अब आपको समझ में तो आ गया ना। आप थोड़ा बुक फॉलो करिए, थोड़ा सा जो भी मतलब आप बुक फॉलो कर सकते हैं। NCERT का बुक भी फॉलो कर सकते हैं। NCERT का बुक बहुत अच्छा है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। और अगर कल्याणी पब्लिशर KP का भी एक बुक आता है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन बुक्स में आपको पूरा मिल जाएगा डिटेल में। आगे आप यूनिट्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं अब एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन इन मेजरमेंट। इसके बाद हम लोग एरर के, इसका मतलब होता है कि कितना एक्यूरेट हो रहा है एक एक्सपेरिमेंट में कितना एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेट है, कितना सही है एक्सपेरिमेंट। अब उसको हम लोग जानने के लिए उसमें कितना एरर आ रहा है निकालना पड़ेगा। अच्छा बताइए, अगर कोई भी आदमी है, अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि उसमें कितनी अच्छाई है, तो पहले तो हम लोग को बुराई निकालना पड़ेगा कि इसमें इतनी बुराई है। तो अच्छाई से बुराई को माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा ना कि कितनी अच्छाई है। तो इसी तरीके से सेम वे में अगर एक एक्सपेरिमेंट, देखिए अब आप 12th में जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। जब आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट नॉर्मल हम एक्सपेरिमेंट मान लो एक स्केल ले लिए और एक स्केल को मेजर करने लगे और मान लो उसका लेंथ आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग एक स्केल बैठाए यहाँ से इस पॉइंट से और उसके बाद फिर मेजर करना शुरू किए। लेकिन चाहे हम लोग कितना भी सही से मेजर कर ले, थोड़ा ना थोड़ा, हम हाथ ही है, स्केल ही है, थोड़ा ना थोड़ा क्या करेगा, वो आगे पीछे हो ही जाएगा। और इसके वजह से एक लाइन इधर उधर होने की वजह से थोड़ा एरर आ जाएगा। तो कितना एक्यूरेसी है उसको निकालने के लिए इसमें एरर निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ते हैं एरर के बारे में।
ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर कोई डाउट्स हो आपको तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू टू ऑल।